Good morning class. Get ready for SST work. As you know that we are reading lesson 12th Flowering of Culture and Science. And in this lesson already we have read about the topics culture of India and about Indian literature like the epics, Puran and classical Sanskrit literature of Kalidas, Mricha Katika, पंचतंत्रा, जताका टेल्स, नाट्य शास्त्र, तमिल लिटरेचर। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द साइंस। ओके, तो साइंस की शुरुआत देखते हैं उस टाइम में कैसे हुई थी। लेट्स स्टार्ट इट, राइट ऑन टुडेज डेट एंड लेट्स रीड। वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन astronomers of the ancient period, Aryabhatta, wrote about the decimal system and the place value of numbers। तो डियर स्टूडेंट्स, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन रहता है ये हर बार और हमें जानकारी होनी भी चाहिए। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डेसिमल है, आप मैथमेटिक्स के अंदर जब प्लेस वैल्यू निकालते हैं नंबर की या डेसिमल लगाते हैं नंबर्स के बीच में, तो उसकी जो खोज है वो किसने की थी? वो आर्यभट्ट ने की थी, जो हमारे इंडिया के मोस्ट फेमस एस्ट्रोनॉमर हुए हैं एंशियंट टाइम के। ठीक है, तो फिर से बता रही हूँ डियर, डेसिमल सिस्टम और जो प्लेस वैल्यू है नंबर सिस्टम का, उसकी खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी, जो हमारे इंडिया के बहुत ही फेमस एस्ट्रोनॉमर हुए हैं। ही इवन proved the rotation of the earth on its axis and calculated the duration of the an eclipse। तो डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने अर्थ के रोटेशन के बारे में भी प्रूव किया कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है। ठीक है, यानी कि जो अर्थ है वो अपने एक्सिस पर रोटेट कर रही है और इसके साथ साथ उन्होंने एक एक्लिप्स यानी कि अर्थ जो मूव करती है, यानी कि जो सन के चारों ओर भी मूव करती है अर्थ, तो उसमें जो ड्यूरेशन तय करती है अर्थ, ठीक है, उन्होंने उसके बारे में भी कैलकुलेट किया। ही आल्सो गेव एन एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पाई। तो आप पढ़ते होंगे मैथमेटिक्स के अंदर ये वर्ड यूज़ होता है वैल्यू ऑफ पाई। तो वैल्यू ऑफ पाई किसने दी थी? वो भी एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट ने दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, आपने बड़े अच्छे से इनको पढ़ना है। वराहा मीर was also an important astronomer of this period। और जब आर्यभट्ट हुए थे तो उन्हीं के टाइम में एक और एस्ट्रोनॉमर हुए थे जिनका नाम था वराहा मिहिर। द ही रोट, यहाँ पे द नहीं आएगा, यहाँ पे ही आएगा। ओके, तो इसको ठीक कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ही आएगा। ही रोट द बुक सूर्य सिद्धांत विच वॉज द मोस्ट कंप्लीट वर्क ऑन एस्ट्रोनॉमी एट द टाइम। तो जो वराहमिहिर हुए हैं उन्होंने एक बुक लिखी थी सूर्य सिद्धांत, जो कि एस्ट्रोनॉमर यानी कि ज्योतिष विद्या के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देती है। ध्यान रखिए आर्यभट्ट ने क्या क्या दिया। आर्यभट्ट ने डेसिमल सिस्टम दिया, प्लेस वैल्यू दी नंबर की, और अर्थ की रोटेशन को प्रूव किया, एक एक्लिप्स की ड्यूरेशन को कैलकुलेट किया और पाई की वैल्यू दी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको आपने बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। एंड वराहमिहिर ने क्या दिया? वराहमिहिर ने एक बुक लिखी थी सूर्य सिद्धांत, जिसमें उन्होंने एस्ट्रोनॉमी के बारे में जिक्र किया है। दिस इज द पिक ऑफ आर्यभट्ट। नाउ लेट्स सी मेडिसिन। तो आर्यभट्ट ने शुरुआत की किसकी? मतलब मैथमेटिकल चीज़ों को। जब हम चीज़ों को प्रूव करते हैं ना, तो हम साइंस भी उसी को ही कहते हैं। ठीक है, तो आप उसको एक तरह से साइंस भी कह सकते हैं या आप उसको मैथ्स भी कह सकते हैं। ओके, नाउ मेडिसिन की देखो शुरुआत कैसे हुई। द मेडिकल सिस्टम इन इंडिया वाज हाईली डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और जिस टाइम में आर्यभट्ट हुए हैं उन्होंने देखो साइंस पे मैथ्स पे वर्क किया, तो उसी टाइम पे हमारे इंडिया में जो मेडिकल सिस्टम था
वो भी डेवलप हुआ। चरका वाज ए फिजिशियन ऑफ दिस पीरियड हु रोट अ बुक चरक संहिता। तो उस टाइम के जो फेमस हम कह सकते हैं एक फिजिशियन हुए हैं, ठीक है, मेडिकल साइंस में। तो वो चराक हुए हैं और चराक ने अपनी एक बुक लिखी थी चराक संहिता, जिसमें उन्होंने मेडिकल के बारे में लिखा था। दिस बुक contains a detailed anatomy of the human body along with methods of diagnosis and treatment for various diseases। तो क्या क्या था उस बुक के अंदर? सबसे पहले तो हमारा जो शरीर है, बाहर से नहीं, अंदर से, हमारे शरीर के अंदर की जो डिटेल होती है, जो इनर पार्ट्स होते हैं हमारे बॉडी के, ठीक है, उनकी डिटेल भी बताई गई। और इसके साथ जो बीमारियां होती हैं, हमें जो डायग्नोसिस होती हैं हमारे मतलब शरीर के अंदर, किस किस भाग में मतलब क्या क्या खराबी आने से क्या क्या बीमारी हो जाती है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया। और उनका ट्रीटमेंट क्या हो सकता था उन बीमारियों का, ये भी बताया गया। तो ये किसने किया? चारक ने किया। अनदर ग्रेट वर्क ऑन सर्जरी वाज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और ये जो हम सर्जरी करते हैं, सर्जरी का मतलब होता है कि अगर हमारे शरीर के किसी अंग में कोई खराबी है तो हम उसको काट कर ठीक करते हैं, उसको सर्जरी बोलते हैं, ठीक है। या अगर बिल्कुल ख़राब हो गया एक अंग तो हम उसको काट कर बाकी शरीर से अलग कर देते हैं, ताकि बाकी शरीर सही ढंग से काम करता रहे। तो इसको सर्जरी कहा जाता है। तो सर्जरी पर भी इसी पीरियड में वर्क हुआ। द नेम ऑफ द बुक वाज सुश्रुता संहिता एंड इट वाज रिटन बाय सुश्रुता हु वाज ए फिजिशियन। और जो सर्जरी है उसके बारे में जिक्र किया गया एक बुक में जिसका नाम सुश्रुता संहिता था। और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? सुश्रुता द्वारा लिखी गई थी, जो एक फेमस फिजिशियन हुए थे। अब हम पढ़ते हैं मेटलर्जी के बारे में। आपको शायद नाम से थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मेटल सुना होगा आपने। जब हम मेटल के बारे में पढ़ते हैं, मेटल की स्टडी करते हैं, तो स्टडी ऑफ मेटल इज़ नोन एज मेटलर्जी। ओके, चलिए देखते हैं ये क्या है। सॉरी। तो इस पेज में हम देख चुके हैं बेटे कि हमारा जो लिटरेचर है वो काफ़ी अच्छे मतलब काफ़ी उसकी इम्पोर्टेंस हो गई है और काफ़ी अच्छे लेवल पर लिखा जाने लगा। काफ़ी नई चीज़ें आई उसमें। इसके साथ साथ साइंस, मैथ्स और मेडिकल साइंस में भी काफ़ी तरक्की हुई। तो इस टाइम पे हमारे जीने के ढंग भी बदले होंगे, है ना। जो हम पहले सिर्फ मिट्टी को यूज़ करते थे, अब धीरे धीरे मेटल को भी यूज़ करना सीखे होंगे। तो मेटल के ऊपर भी स्टडी हुई है। द एंशियंट इंडियन हैड नॉलेज ऑफ मेटल टेक्नोलॉजी एंड मेटलर्जी। तो कहते हैं जो हमारे एंशियंट इंडियन थे उनको मेटल टेक्नोलॉजी कि मेटल को यूज कैसे करना है और कौन कौन सा मेटल किस काम आता है और किसकी क्या क्वालिटी है, ठीक है, यानी कि उनके बारे में स्टडी करना, उसका पूरा नॉलेज था। दिस इज़ एविडेंस्ड बाय मोनूमेंट्स सच एज द आयरन पिलर इन दिल्ली विच इवन दो was built in 4th century CE still has not rusted। कहते इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलता है हमें मोनूमेंट से। मोनूमेंट होता है जो भी कोई पुरानी इमारत या पुरानी बिल्डिंग या पुराने टाइम की बनी हुई चीज़ है उसको बोलते हैं। कहते 4th सेंचुरी में एक आयरन पिलर बनाया गया था दिल्ली में, जो आज भी एज इट इज़ खड़ा है, यानी कि उसके ऊपर आज तक भी जंग नहीं आया है। वरना कोई भी लोहे की चीज़ है अगर इतने सालों पुरानी हो गई है तो उस पर जंग लग जाता है, वो ख़राब हो जाती है, गिर जाती है। लेकिन जो आयरन पिलर दिल्ली में बनाया गया था 4th सेंचुरी में, वो आज भी एज इट इज़ खड़ा है, ठीक है, आज भी वो ख़राब नहीं हुआ है। तो इसका मतलब कि उस टाइम के लोगों को आयरन मतलब मेटल के बारे में अच्छी जानकारी थी कि ये जो मेटल है वो मौसम के प्रभाव से ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो उन्होंने उसी मेटल से ही उस पिलर को बनवाया था। तो इसका मतलब वो मेटल के बारे में भी जानकारी रखते थे, ये इस बात का प्रूफ है। द एस्ट्रोनोमर yes the astronomer Varahamihir was also greatly interested in metallurgy and had provided valuable information on the nature and value of gold
एमराल्ड्स एंड डायमंड्स आउट ऑफ रॉक। तो अभी हम थोड़ी देर पहले भी वराहमिहिर के बारे में पढ़ चुके हैं, जो कि क्या थे, एस्ट्रोनॉमर थे, जिन्होंने सूर्य सिद्धांत जो बुक लिखी थी, इसमें एस्ट्रोनॉमी के बारे में जानकारी दी थी। तो अब हम बात करते हैं उसी एस्ट्रोनॉमर वराहमिहिर की, जो बुक भी लिखी, उन्होंने एस्ट्रोनॉमर भी थे, उसके साथ साथ मेटलर्जी में भी बहुत इंटरेस्टेड थे, और उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी नेचर के बारे में, और जो मेटल यूज़ होते हैं लाइक गोल्ड है या कोई भी प्रीशियस स्टोन है, एमराल्ड्स है, डायमंड हैं, जो कि रॉक से निकलते हैं, उनके बारे में भी बहुत सारी जानकारी दी। इन इंडिया द अर्लीस्ट रॉक कट आर्किटेक्ट कैन बी सीन इन द दक्कन प्लेट्यू। और सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ मेटल के बारे में जानकारी थी, बल्कि उस टाइम पे इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे नमूने बनाए गए जो उस रॉक को काट कर बनाए गए। पहले तो रॉक को काटना देखो कितना मुश्किल है, फिर भी देखो उनको अगर काटा गया तो किसी मेटल से ही काटा गया होगा, ठीक है। तो उन रॉक्स को काट कर बहुत सारे आर्किटेक्ट का मतलब होता है कोई बिल्डिंग बनाना, मंदिर या किसी चीज़ का निर्माण करवाना, ठीक है। तो बहुत सारे आर्किटेक्ट बनवाए गए हैं, कहाँ पर, दक्कन प्लेट्यू में, दक्षिण की तरफ, हमारे साउथर्न इंडिया में। इन भीमबेटका देयर आर मैग्निफिसेंट केव पेंटिंग विच डेट बैक टू द प्री हिस्टोरिक पीरियड। अगर हम बात करें भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर बहुत ही अच्छी केव पेंटिंग मिली है, जो कि बहुत टाइम पहले की गई थी, लेकिन वो आज भी बहुत आज भी बहुत अच्छे से है वहाँ पे। दिस फॉर्म ऑफ आर्किटेक्ट इज सीन बोथ इन बुद्धिस्ट एंड हिंदू रॉक केव्स। और कहते हैं जो आर्किटेक्चर है ये बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों के बारे में बताती है, ठीक है। दोनों जो गुफाएं हैं, यानी कि बौद्ध धर्म की गुफाएं भी हैं, यानी कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए मंदिर भी हैं उनमें, और कुछ हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें भी हैं वहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, द एग्जाम्पल देखते हैं इनके। द पीपल आल्सो प्रैक्टाइज्ड कार्विंग होल टेम्पल्स आउट ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ रॉक। तो कहते हैं कि यहाँ तक कि जो अगर हम देखें तो ऐसे ऐसे मंदिर भी बनाए गए हैं जो कि सिर्फ एक रॉक, एक ही पहाड़ी को काट कर और एक सुंदर मंदिर या भवन बनवा दिया गया, ठीक है। तो यहाँ तक कि लोगों द्वारा ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल देखे गए हैं जिसमें कि जो एक पूरा टेम्पल है वो एक ही रॉक को काट के बनाया गया है। दिस प्रैक्टिस वाज स्टार्टेड बाय द पल्लव्स एंड कैन बी सीन इन रथा केव टेम्पल एट महाबलीपुरम विच इज़ आल्सो नोन एज पंच पांडव रथ्स। तो डियर स्टूडेंट्स, कहते कि अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि एक सिंगल रॉक को काट कर, एक सिंगल पीस रॉक के सिंगल पीस को काट कर पूरा मंदिर बना दिया गया, तो इसका एग्जाम्पल मिलता है, कहते इनकी शुरुआत की पल्लव्स ने, और इसको हम देख सकते हैं रथ केव टेम्पल में, जो कहाँ बनाया गया है, महाबलीपुरम में बनाया गया है। महाबलीपुरम जो है वो मतलब दक्षिण के भारत में आता है, हमारे मतलब महाराष्ट्र की साइड में है। तो वहाँ पर क्या बना हुआ है, एक पंच पांडव रथ नाम का मंदिर, जो पंच पांडव रथ के नाम से भी जाना जाता है मंदिर, और या उसको रथ केव टेम्पल भी बोल देते हैं। तो वो इसका बहुत ही अच्छा नमूना है, जो एक ही मतलब केव को काट कर बना दिया गया। अनदर एग्जाम्पल ऑफ हिंदू रॉक कट आर्किटेक्चर इज़ द कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा। और इसके साथ साथ इसका एक और एग्जाम्पल है, वो भी वहीं महाराष्ट्र में मिलता है। कहते कि हिंदू रॉक का हिंदू टेम्पल का एक अच्छा एग्जाम्पल है, क्योंकि कैलाशनाथ टेम्पल जो है, कैलाशनाथ जो है वो एक शिव का मंदिर है जो कि एलोरा में बनाया गया है, और वो भी क्या है, एक सिंगल रॉक से बना है। दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। अभी हम इस पे बात कर चुके हैं कि वो लॉर्ड शिवा का है। एट एलोरा इन केव नंबर 16 देयर इज ए टेम्पल कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक। कहते एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें जो गुफा नंबर 16 है उसमें ये टेम्पल बना हुआ है, जो कि एक सिंगल रॉक को काट के बनाया गया है।
अब हम देखते हैं फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स। दिस फॉर्म ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर वाज preceded by rock cut architecture, and this form also relatively has more space for sculptures. तो डियर स्टूडेंट्स, कहते हैं कि इस तरह के जो टेम्पल हैं इनकी जो आर्किटेक्चर है मतलब वो भी रॉक कट से बनाई गई है, रॉक कट आर्किटेक्चर है वो भी, और इसी मतलब इसी फॉर्म, ये जो फॉर्म है ये स्कल्पचर से भी रिलेटेड है। और स्कल्पचर क्या होते हैं, जैसे कि हम पीछे भी इसकी एग्जांपल देख चुके हैं कि जो पत्थरों के ऊपर कुरेद कर, ठीक है, कुछ लिख दिया जाता है या कुछ बना दिया जाता है, उसको स्कल्पचर कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं द शोर टेम्पल इन महाबलीपुरम। यस, द शोर टेम्पल, ये नाम है टेम्पल का, द शोर टेम्पल इन महाबलीपुरम एंड द टेम्पल एट कांचीपुरम हैड बीन कंस्ट्रक्टेड यूजिंग स्टोन एंड ब्रिक। तो कहते हैं जो शोर टेम्पल बनाया गया है महाबलीपुरम में और कांचीपुरम में, तो ये दोनों कैसे हैं, स्टोन और ब्रिक दोनों को इस्तेमाल करके बनाए गए हैं। These temples were also built by the पल्लव्स, और ये टेम्पल भी किसके द्वारा बनवाए गए थे, पल्लव के द्वारा बनाए गए थे। इन दीज टेम्पल्स द डाइटीज वर प्लेस्ड एंड वर्शिप्ड इनसाइड अ सेंट्रल रूम। तो कहते कि इन टेम्पल्स में क्या क्या बनाया गया था, जो डाइटीज़ होते हैं मतलब जो देवता हैं उनको बनाया गया और उनकी पूजा की जाती थी। कहाँ पर, बिल्कुल एक सेंट्रल रूम में, यानी कि साइडों वाले रूम में नहीं, जो बिल्कुल इस गुफा का अंदर वाला रूम होता था या मंदिर के सबसे अंदर वाला रूम सेंट्रल रूम होता था, वहाँ पर देवी देवताएं जो होते हैं, ठीक है, उनकी मूर्तियाँ रखी जाती थी और उनकी पूजा की जाती थी। They also have many inscriptions which tell us about the king's family, his history and coronation. तो कहते इवन कि यहाँ पे बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस भी हैं। देखो अब यहाँ पर बात आती है, एक वर्ड पहले आया था स्कल्पचर, अब आता है इंस्क्रिप्शन। जरा इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ पहले मैं कि इंस्क्रिप्शन और स्कल्पचर क्या होते हैं। तो यहाँ के जो इंस्क्रिप्शन है वो राजा की फैमिली, उसकी हिस्ट्री और उसके कोरोनेशन, यानी कि उनके महानिर्वाण या जिनकी डेथ को कोरोनेशन बोला जाता है, ठीक है, तो उसके बारे में बताता है। अब देखिए ध्यान से, इंस्क्रिप्शन और स्कल्पचर हैं क्या। जब हम पर्वतों को काट कर एक ईंट बना देते हैं उनकी, ठीक है, एक ब्रिक का साइज बना देते हैं, ठीक है, पर्वतों से जब हम उनकी ईंटें बना देते हैं ये ऐसे, तो ये क्या है हमारे, ये स्कल्पचर है। फिर इनके ऊपर हम कुछ लिख भी सकते हैं, कुरेदा भी जा सकता है, ठीक है। लेकिन इंस्क्रिप्शन क्या हुआ, इंस्क्रिप्शन होता है कोई भी हार्ड सरफेस, चाहे वो लकड़ी का टुकड़ा है, चाहे वो पत्थर की ईंट है, चाहे वो पूरी की पूरी ऐसे चट्टान पड़ी है, उसके ऊपर जब कुरेद के कुछ लिख दिया जाता है जो कि परमानेंट होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। जो ईंट के आकार का बनता है वो स्कल्पचर है, यानी कि एक तरह से पत्थरों की ईंटें कह सकते हैं आप, ठीक है, जिनको ये पत्थरों को ईंट के आकार में जब काट के उनकी ईंटें बना दी जाती थी, ठीक है। तो अगर ईंटों के आकार के पत्थर हैं तो वो स्कल्पचर हैं, और अगर कोई भी हार्ड सरफेस, चाहे वो लकड़ी है, चाहे वो मतलब कोई मेटल है, चाहे वो कोई पत्थर है, चाहे वो कोई ईंट है, अगर उसके ऊपर कुरेद के कुछ लिख दिया जाता है तो वो क्या है, इंस्क्रिप्शन है। इस पे ज़्यादातर लिखित में दिया जाता है जो भी जानकारी होती है। तो कहते हैं ये जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं हमें, वो इंस्क्रिप्शन हमें क्या बताते हैं, राजा की फैमिली, उसकी हिस्ट्री और उसके कोरोनेशन यानी कि उनकी डेथ्स के बारे में बताते हैं। तो ये लगभग किसने बनवाए थे, हम पढ़ चुके हैं, ये पल्लव के राजाओं ने बनवाए थे। द चालुक्य किंग्स आल्सो बिल्ड मैनी फ्री स्टैंडिंग टेम्पल एट एहोल, पट्टादकल एंड बदामी। तो उसके बाद पल्लव के बाद जो राजा है उन्हें चालुक्य कहा जाता था। चालुक्य राजाओं ने भी बहुत से फ्री स्टैंडिंग टेम्पल बनवाए, ठीक है। फ्री स्टैंडिंग का मतलब कि वो किसी गुफा के अंदर नहीं है, ठीक है, किसी गुफा के अंदर नहीं है, जैसे एक सिंगल टेम्पल होता है ना, उनको बोला जाता है फ्री स्टैंडिंग टेम्पल।
ठीक है। अदरवाइज जो पहले बनाए जाते थे वो गुफा के अंदर बहुत लंबी एक गुफा को काट दिया, उसी के अंदर एक टेम्पल, दो टेम्पल इकट्ठे काफ़ी जुड़ी हुई गुफा हुआ करती थी। और उसके बाद जब अलग टेम्पल बनाए जाने लगे तो उनको फ्री स्टैंडिंग टेम्पल कहा जाने लगा। तो चालुक्य ने एहोल, पट्टादकल और बदामी में कुछ टेम्पल बनवाए। मैनी फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स वर आल्सो बिल्ट इन नॉर्थ इंडिया। और कुछ फ्री स्टैंडिंग टेम्पल जो थे वो नॉर्थ इंडिया में भी बनाए गए थे। दीज इंक्लूड द देवगढ़ टेम्पल एट झांसी एंड द बेठरगांव टेम्पल नियर कानपुर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों के दोनों ही कहाँ पर हैं? उत्तर प्रदेश में है, कानपुर भी और झांसी भी। ठीक है। तो कहते हैं कि अगर हम नॉर्थ इंडिया में बात करें तो वहाँ पर भी कुछ फ्री स्टाइल टेम्पल बनवाए गए, जैसे कि देवगढ़ टेम्पल जो झांसी में बनवाया गया, और जो बेठरगांव टेम्पल था वो कानपुर में बनवाया गया। एंड नेक्स्ट इज two distinct style of temple building has emerged in India by the 1st century CE। तो कहते हैं इसके अलावा दो अलग स्टाइल के जो टेम्पल हैं, टेम्पल यानी कि टेम्पल को बनाने के दो और स्टाइल जो हैं वो भी उस टाइम इंडिया में 1st सेंचुरी में एमर्ज हुए, हमारे सामने आए। दीज वर द नगारा स्टाइल इन नॉर्थ इंडिया एंड द द्रविदा स्टाइल इन साउथ। तो कहते हैं कि दो स्टाइल वो कौन कौन से थे? पहले तो हम पढ़ चुके हैं कि एक पूरी केव में बनाना, फिर यानी कि सिर्फ एक सिंगल मंदिर बनाना फ्री स्टाइल। अब दो और स्टाइल थे, ठीक है, जो इस सेंचुरी में डेवलप हुए थे। एक तो था नगारा स्टाइल जो नॉर्थ इंडिया में फेमस था, दूसरा था द्रविदा स्टाइल जो कि साउथ इंडिया में फेमस था। वाइल द नगारा हैड beehive shaped towers, the Dravida had pyramid shaped towers। तो डियर स्टूडेंट्स, कहते जो नगारा थे जो नॉर्थ इंडिया में बनाए जाते थे उनका कैसे बिहाइव होता है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, ऐसे। ठीक है, इस तरह के टावर मतलब बनाए जाते थे। ठीक है। और जो द्रविदा था उसमें क्या था? पिरामिड जैसे पिरामिड बने होते हैं ना, बहुत सारे आप लोग पिक्स में देखते हैं पिरामिड बने होते हैं, तो ये पिरामिड शेप के टावर हुआ करते थे। तो ये था हमारा लिटरेचर के बारे में। इट्स कंप्लीटेड एंड नाउ इट्स टाइम टू डू एक्सरसाइज एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर।